गांव की छठ पूजा वर्सेस शहर की छठ पूजा। निधि सुबह सुबह सोकर उठती है और बिना नहाए नीचे आती है कि तभी उसकी सास हेमा उससे कहती है, निधि कम से कम नहा धोकर तो आया करो। सुबह सुबह बहू को नहा धोकर पूजा करनी चाहिए और उसके बाद पूरे घर वालों के लिए नाश्ता बनाना चाहिए। चलो मान लिया हमने घर में नौकर रख दिए हैं, बावर्ची रख दिया है, लेकिन कम से कम तुम नहा धोकर पूजा तो कर ही सकती हो जब तुमसे ये भी नहीं होगा। ओह माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आजकल के जमाने में मंदिर में घंटियां बजाने से श्रद्धा नहीं दिखती है, श्रद्धा तो मन में होनी चाहिए। बहू मैं तुझे नहीं कह रही कि तू जाकर मंदिर में घंटियां बजाओ, मैं तुझे ये कह रही हूँ कि घर में पूजा कर ले, क्योंकि घर में पूजा करने से सकारात्मकता बनी रहती है। खैर मैं भी ना जाने किससे बहस कर रही हूँ, तुम्हारे आगे कुछ बोलना इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। हेमा अब अपनी बहू के साथ नाश्ता करती है। निधि का पति एक बिजनेसमैन था जो कि बहुत पैसे कमाता था। निधि की फैमिली छोटी थी और वो शहर में रहा करते थे, लेकिन उसकी सास हेमा को अपने गांव और रीति रिवाज से बहुत लगाव था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और एक दिन हेमा ने निधि से कहा, निधि बहू कल से छठ का पर्व शुरू हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम छठ का व्रत रखो। निधि ये बात सुनकर चिढ़ गई और कहने लगी, माँ जी कैसी बातें कर रही हो आप? अरे कौन 3 दिन भूखा रहेगा जिसमें आप खाना तो दूर पानी तक नहीं पी सकते हैं और सुबह सुबह उठकर सूरज को देखना होता है, भला ये भी कोई बात हुई? इसे श्रद्धा कहते हैं निधि बहू। तुम्हें पता है पहले मुझे 5 साल तक बच्चे नहीं हुए थे, फिर मैंने छठी मैया का व्रत रखा और प्रवीण को मांगा और उसके बाद प्रवीण पैदा हुआ। मुझे छठी मैया में बहुत आस्था है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये व्रत तुम रखो। माँ जी सच में हद होती है, माना मेरी शादी को भी 4 साल हो गए और मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छठ मैया का व्रत करके बैठ जाऊंगी तो मेरे बच्चे हो जाएंगे। मैं इन सब चीजों में नहीं मानती हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। ये पूजा पाठ अपनी श्रद्धा या ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करने से ये होता है वैसा करने से वो होता है, माँ जी ये सब अंधविश्वास होता है। इन सारी चीजों से बाहर निकल जाइए आप। निधि छठ करने से मना कर देती है और ये बात सुनकर हेमा का दिल टूट जाता है। तो वहीं हेमा की बहन सुमन गांव में रहा करती थी और सुमन की बहू रानी ने सुमन के पास आकर कहा, माँ जी कल से छठ का महापर्व शुरू है, मैं सोच रही थी कि पूरे घर में मिट्टी का लेप कर दूं। तब तक आप बाहर बाजार से फल फ्रूट ले आइए, जैसे नारियल, गन्ने, नींबू, सिंघाड़ा और भी बहुत कुछ जो छठ पूजा में इस्तेमाल होते हैं। मैं सब कुछ सही बोल रही हूँ ना माँ जी? कुछ भूली तो नहीं हूं ना मैं? बहू तुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, तुझे सब कुछ आता है। मैं जानती हूँ कि तू जो भी करेगी अच्छे से करेगी। फिर भी माँ जी बड़ों से पूछना और उनकी राय लेना गलत नहीं होता है, और मैं वही कर रही हूँ। जिसके बाद रानी चली जाती है। सबसे पहले वो पूरे घर को मिट्टी से लेपती है, उसके बाद अपने संदूक में रखी हुई 2 नई साड़ियां निकालती है और उसे अपनी सास के पास ले जाकर कहती है, माँ जी ये 2 साड़ियां संदूक में रखी हुई थी मेरे, आपको जो अच्छी लगे वो आप रख लो, अगली साड़ी मैं पहन लूंगी। बेटा अब मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो जैसे मर्जी अपना गुजारा कर लूंगी। तुम्हें जो पहननी है तुम पहन लो, तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है। तुम जानती हो मेरी बहन की जो बहू है निधि, उसके तो शौक ही निराले हैं। 5000 से नीचे की साड़ी तो वो कभी पहनती नहीं। नहीं माँ जी, ऐसे शौक भी क्या ही करना जो सिर्फ पैसों की बर्बादी करे। जहां निधि व्रत रखने को भी तैयार नहीं थी और उसकी सास हेमा को ही व्रत रखना पड़ रहा था, तो वहीं रानी सच्चे दिल से छठी मैया के व्रत की सारी तैयारी कर रही थी। अब व्रत का दिन आता है। हेमा अपनी कार में बैठकर सोसाइटी के पार्क में जाती है, जहां पर कई सारी औरतें पानी में खड़ी होती हैं। हेमा भी वहां जाकर खड़ी हो गई और सूर्य देव के अस्त होने का इंतजार करने लगी। हे छठी मैया, जब से मेरी मनोकामना पूरी हुई है मैं ये व्रत रख रही हूँ। बस अब मैं चाहती हूँ कि ये व्रत मैं अपनी बहू को दे दूं और वो इस व्रत की जिम्मेदारी संभाले। कृपया करके मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। इस तरह शहर में हेमा अपनी छठी मैया का व्रत पूरा कर रही थी, तो वहीं रानी भी अपने व्रत को गांव की औरतों के साथ मिलकर पूरा कर रही थी। कुछ देर बाद शहर और गांव दोनों में ही सूर्यास्त हो जाता है और हेमा सूर्य को अर्घ देकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। तो वहीं रानी भी सूर्य देव को जल अर्पित कर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है, पर तभी सुमन उसे कहती है, बहू तू चूल्हे से हट जा, तेरा वैसे भी व्रत है। नहीं माँ जी ऐसा नहीं है, बस बैठे बैठे खाना ही तो बनाना है, फिर मैं आपको क्यों परेशान करूं?
जहाँ पर रानी व्रत में भी सारा काम संभाल रही थी, तो वहीं हेमा छठी मैया के गीत सोफे पर बैठे हुए गा रही थी कि तभी निधि बॉलीवुड के गाने चला देती है और हेमा कहती है, निधि बहू, अगर तुम्हें ये गाने सुनने हैं तो तुम जाकर अपने कमरे में सुन सकती हो। उसमें भी तो बड़ा सा टीवी लगा है, या फिर फोन में सुन सकती हो। वो ढक्कन लगाकर क्या बोलते हैं उसे, एयरपोर्ट। माँ जी, एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट्स होते हैं। और वैसे भी अगर आपका व्रत है तो आप कॉम्प्रोमाइज करो ना, मैं क्यों करूं। निधि हेमा की कोई भी बात नहीं सुना करती थी, जिससे हेमा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती क्योंकि हेमा प्रवीण की पसंद थी। ऐसे ही अब छठी मैया का आखिरी दिन होता है। उस दिन व्रत पूर्ण होने वाला होता है। रानी के शरीर में कमजोरी थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर चमक थी। वो आखिरी दिन यानी सुबह सुबह छठी मैया के आगे प्रार्थना करती है, हे छठी मैया, मुझे और मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, मुझे संतान की प्राप्ति करवाना ताकि मेरा परिवार भी पूर्ण हो जाए। मेरे परिवार को सारे दुखों और गमों से दूर रखना और मेरी सास के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। जहाँ रानी इस तरह मनोकामना कर रही थी, वहीं जब कमरे में निधि आराम से सो रही होती है, तभी छठी मैया उसे दर्शन देती है और कहती हैं, निधि उठो और अब तुम अपना कर्तव्य संभालो। अपने आप को संभालने के लिए मैं तुम्हें 1 साल का समय दे रही हूँ। अगले साल तुम अपनी सास से खुद ये व्रत लोगी, जिसके बाद तुम ये व्रत श्रद्धा से करोगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। निधि पहले तो छठी मैया को देखकर चौंक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने सपना देखा, लेकिन अचानक ही उसकी जिंदगी के सारे मायने बदल जाते हैं और वो नीचे आती है तो हेमा बेहोश थी। वो हेमा पर पानी के छींटे मारती है और कहती है, क्या हो गया माँ जी आपको, आप बेहोश कैसे हो गई। कोई बात नहीं निधि बेटा, शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए होंगे। मैंने रसोई में थोड़े ठेकुआ और सामान बनाकर रखा हुआ है, वही लेकर आज मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। निधि जब हेमा की इतनी सच्ची श्रद्धा देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको बहुत परेशान किया, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी संभालूंगी और आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। और अगले साल ये महाप्राण छठ मैं रखूंगी। आप सिर्फ मुझे बताते रहना कि इस व्रत को कैसे करते हैं। मैं भी छठी मैया की कृपा पाना चाहती हूँ माँ जी, और आप अपना व्रत मुझे दे दीजिए। जिसके बाद अब निधि छठी मैया से प्रार्थना करती है कि उसकी भी गोद भर जाए, क्योंकि जब भी वो मेडिकल टेस्ट करती तो रिपोर्ट्स नॉर्मल होती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक बार फिर छठी मैया का महापर्व छठ आता है। और इस बार जहाँ रानी अपनी सास सुमन के साथ बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति के साथ छठी मैया का व्रत करती है, तो वहीं शहर में निधि भी अपनी सास के साथ छठी मैया का व्रत संपूर्ण रूप से करती है। छठी मैया का व्रत पूर्ण होने के 10 दिन बाद ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि अब निधि भी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर निधि भी बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी सास से कहती है, आप ठीक कहती थी माँ जी, छठी मैया में बहुत ताकत है, तभी तो लोग 3-3 दिन का इतना कठिन व्रत भी खुशी खुशी कर लेते हैं। हे छठी मैया, मेरे घर की खुशियों को यूं ही बरकरार रखना। मैंने कहा था ना बहू, छठी मैया की परीक्षा मत ले। छठी मैया की लीला अपरंपार है। देख, उन्होंने तेरी इच्छा पूरी कर दी और हमारे घर में खुशियां भर दी। अब तू हर साल ये व्रत रखना। हाँ माँ जी, मैं छठी मैया का व्रत हमेशा रखूंगी। निधि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, तो वहीं रानी और निधि दोनों की ही गोद भर जाती है। अब दोनों ही हर साल छठी मैया का व्रत खुशी खुशी रखा करती और खुशी खुशी रहा करती। उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सोनपुरा गांव में सब छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। गांव के बाजार भी सजे हुए थे। मधु और सुमन दोनों सगी बहनें भी हर साल छठ पूजा का व्रत करती थीं। वो भी छठ पूजा की तैयारी अपने अपने हिसाब से कर रही थी। बड़ी बहन मधु बहुत पैसे वाले अमीर खानदान की बहू थी, जबकि छोटी बहन सुमन का पति एक साधारण मजदूर था। सुमन को पता था कि उसका पति उमेश ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। इस वजह से सुमन कोई ना कोई काम करके घर खर्चे में मदद करती रहती थी।
अरे सुमन, तू बांस की टोकरी बेच रही है? चल तेरे से ही खरीद लेती हूँ, तेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी और छठ पूजा के लिए थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे। एक काम कर, मुझे 20 टोकरी दे दे। मेरे तो वैसे भी परिवार में बहुत लोग हैं छठ पूजा का व्रत रखने के लिए। मैं अपने परिवार में सबको उपहार में दे दूंगी। तेरी सगी बहन हूँ, इस बात का तू फायदा उठा। और हाँ सुन, पैसे ज्यादा मत लगाना, मुझे सही दामों पर लगाना, कभी मुझे बहन समझ कर लूट ले। नहीं नहीं दीदी, मैं तुमसे ज्यादा क्यों लूंगी, मैं सबको एक ही दाम पर दे रही हूँ, न कम न ज्यादा। हाँ ठीक है, मेरे नौकर को पकड़ा दे। रामू, ये सारी टोकरियां मेरी कार में रख दो और बाकी का सारा सामान भी हवेली लेकर चले जाओ। मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ। अब तक तो सासू माँ भी आ गई होंगी, बोलेंगी मैं कहाँ रह गई। ये ले सुमन, टोकरियों के पैसे गिन ले, मैंने पूरे दिए। मधु सुमन को टोकरियों के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। बहुत बढ़िया मजबूत टोकरी है सुमन, तुम्हारी ऐसी टोकरी पूरे गाँव में नहीं मिल रही। लगता है तुम खास जगह से खरीद कर लाई हो। हाँ दीदी, शहर की बढ़िया दुकान से खरीद कर लाई हूँ। सोचा हमारे गांव में भी सब बहुत प्रेम भाव से छठ पूजा का व्रत रखते हैं, तो सामग्री भी बढ़िया होनी चाहिए। और बांस की टोकरी तो छठ पूजा के लिए सबसे विशेष है, तो वो तो मैंने मजबूत और बढ़िया ही लानी थी। ये लो दीदी, आपकी 2 टोकरी बांध दी है। तभी सुमन का पति उमेश आ जाता है। सुमन ला, तू कुछ खा ले, सुबह से भूखी है। रजनी ने तेरे लिए रोटी और दाल भेजी है। और तुमने रोटी खाई क्या? हाँ मैंने खा ली। रजनी ने खासकर बोला है कि भाभी को भूखा मत रखना। मैं जानती हूँ, मेरी ननद रजनी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं तो छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगली छठ पूजा तक रजनी का भी ब्याह हो जाए। सुमन खाना खाने बैठी ही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन मधु गुस्से में उसके पास आती है। ये ले पकड़ अपनी सारी टोकरियाँ, एक भी टोकरी मजबूत नहीं है, सारी टोकरियाँ टूटी हुई हैं। तूने ये जानबूझकर किया ना, ताकि मेरा छठ पूजा का व्रत खंडित हो जाए। तूने मुझे टूटी हुई टोकरियाँ दी हैं, मेरे सारे पैसे वापस कर। मैंने तो अपनी बहन समझकर तेरे ऊपर तरस खाया था कि तेरी थोड़ी बिक्री हो जाएगी, पर तूने तो मुझे ही ठग लिया। सुमन तू रोटी खा, मैं बात करता हूँ। मधु दीदी, ये क्या तरीका है बात करने का, बताओ। मधु दीदी, मैंने आपको कोई टूटी हुई टोकरी नहीं दी। आप देख लो, यहाँ पर जितनी भी टोकरियाँ रखी हैं सब सही है, कोई भी टूटी हुई नहीं है। मेरे पास अभी तक कोई भी ग्राहक शिकायत लेकर नहीं आया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सारे पैसे वापस कर और अपनी ये टोकरियाँ अपने पास रख। मैं बाजार की किसी और दुकान से खरीद लूंगी। अरे तो एक टूटती ना, सारी थोड़ी टूटी होंगी। एक भी टूटी हुई नहीं थी, मैंने मधु दीदी को सही टोकरियां दी थी। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे आसपास के लोगों को इकट्ठा करना ही होगा। अरे देखो भाई देखो, कैसे चोर दुकानदार हैं, टूटी हुई टोकरियां देकर पैसे कमा लेते हैं। कोई भी इनसे टोकरी मत खरीदना। मधु दीदी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये आपके पैसे और आप ये टोकरियां यहीं छोड़ जाओ, और भगवान के लिए इतना शोर यहाँ मचाकर मेरी दुकानदारी खराब मत करो। इस दुकान के सामान पर मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है, आपकी इन सब हरकतों से मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन की दुकानदारी खराब हो। मधु ने बहुत बदतमीजी दिखाई और अपने पैसे लेकर वहाँ से चली गई। सुमन की 20 टोकरियां टूट गई, इस वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ, पर वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि सारी टोकरियां टूट कैसे सकती हैं। उस दिन सुमन का मन बहुत खराब होता है। छठ पूजा का दिन आता है। सुमन ने टोकरियां बेचकर जो पैसे कमाए थे, उनसे वो छठ पूजा का सामान खरीद लेती है। सुमन ने सच्चे भाव से छठी मैया को याद करके अपनी छठ पूजा के व्रत को प्रारंभ किया। ऐसे ही अगली शाम जब सुमन सूर्य देव को नदी किनारे अर्घ्य देने पहुंची, तो उसके मायके की तरफ से माँ भी वहाँ आई हुई थी। सुमन बिटिया, एक बार मधु का हालचाल पूछ लेना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी पूजा करके जल्दी चली गई। मुझे मिली थी, मैंने तो कहा था कि मैं कुछ बना चाहती हूँ, पर उसने कहा कि नौकर चाकर हैं तो वो मदद कर देते हैं, पर माँ हूँ ना, मन नहीं मानता। मैं मधु को मिलने जा ही रही थी, तुम साथ चलोगी? मैं क्या साथ चलूँ माँ, मधु दीदी को तो आप जानती हो, मैंने आपको बताया था उन्होंने बीच में मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। मेरा मन नहीं है। चल ठीक है, तेरी मर्जी। सुमन भाभी घर चले। सुमन की माँ थोड़ा सा आगे ही बढ़ी थी कि तभी कुछ सोचकर उसने आवाज लगाई। माँ रुको, रजनी एक काम कर, तू ये सामान लेकर घर पहुँच। मैं माँ के साथ मधु दीदी के घर जा रही हूँ। तेरे भैया बच्चों को घुमाने ले गए, तो उन्हें बता देना। ठीक है भाभी, आप ध्यान से जाना। सुमन का मन नहीं था, पर मधु उसकी सगी बहन थी, इसलिए ऐसे समय में वो सब कुछ भूलकर अपनी माँ के साथ मधु के घर जाती है। मधु बिस्तर पर लेटी थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। माँ और बहन को देखकर मधु में हिम्मत आ गई। दामाद जी से कहकर हमें बुला लेती, हम आकर प्रसाद बना जाते। तूने बुलाए ही नहीं, मुझे लगा तेरी सास आ गई होगी तो वो तेरी मदद कर देंगी। माँ वो आ नहीं पाई, उनके घुटनों में बहुत दर्द था। वो जेठानी जी के साथ ही छठ पूजा का व्रत रख रही हैं। अब दूसरे गांव से आने में 2 घंटे लग जाते हैं। मैंने भी कहा रहने दो, पर मेरे घर जो खाना बनाती है वो भी छुट्टी पर चली गई। उसकी रिश्तेदारी में कोई बीमार हो गया था।
अब काम के समय सब छुट्टी ले लेते हैं। मुझे लगा मैं कर लूंगी, पर शाम से ही बहुत सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। कल के लिए प्रसाद भी नहीं बनाया। मधु दीदी, मैं प्रसाद बना देती हूँ, तुम आराम करो। बस कल सुबह छठी मैया के आशीर्वाद से हमारा व्रत संपूर्ण हो जाएगा। एक काम करो, मैं छठी मैया के थोड़े भजन लगा देती हूँ, तुम वो सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लाओ अपना मोबाइल फोन दो। तुझे मोबाइल चलाना आता है? हाँ दीदी, रेखा के पापा ने नया मोबाइल फोन लिया है, उसमें मैं भजन सुनती हूँ। सुमन मधु को छठ पूजा के भजन लगा देती है और माँ के साथ मिलकर वो छठ पूजा का प्रसाद बनाती है। अपनी बहन के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन छठी मैया से क्षमा मांगती है, क्योंकि मधु जानती थी कि सारी टोकरियां उसकी खुद की गलती से ही टूटी थी। मेरी बहन कितनी अच्छी है, आज मुसीबत के समय मेरे अपने ही काम आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इतनी घमंडी कैसे हो गई। हे छठी मैया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपनी सगी बहन के साथ गलत किया, मुझे क्षमा कर दो मैया। अगले दिन मधु अपनी माँ और बहन सुमन के साथ मिलकर छठ पूजा के लिए नदी पर जाती है। छठी मैया की कृपा से मधु के मन से सारी नफरत दूर हो जाती है और दोनों बहनों के बीच अमीरी और गरीबी का फर्क सदा के लिए मिट जाता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।